हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। हॉलीवुड लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क प्री जो कि ठीक 45 डेज टू 50 डेज में होने वाला है, उसके बारे में हम कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जो बचे हुए दिन हैं आपके 45 टू 50 डेज, इसके अंदर आप इंग्लिश में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जिसके चलते आपके इंग्लिश में स्कोर अच्छा आएगा। और आप सभी को पता है, अगर आपका इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा रहता है तभी आप एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता है इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाना पड़ता है जिससे कि आपका ऑल ओवर जो मार्क्स है वो अच्छा आ जाए और आपका जो प्री है वो बिना किसी डाउट के क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ टेबल बना के लेकर आया हूँ, कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी होने वाली है। आज से पहले आपने ये वाली स्ट्रेटेजी, इस तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं देखी होगी, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से आप फॉलो करिए और इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो चीज क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज आपको लगे कि आपको फॉलो करनी है बहुत अच्छे से, तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करिए। देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो आपको ये पता है इंग्लिश आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपको डिवाइड करनी है और इस तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश की तीन कैटेगरी क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीडिंग। रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रीडिंग आ जाता है। उसके बाद अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो इसी के साथ वोकैबुलरी भी आपका एक पार्ट हो जाता है। तो वोकैबुलरी, पहला रीडिंग, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रामर। तो मैं आपको बताऊंगा, प्री के साथ साथ आप मेंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो पूरी कंबाइंड स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो बहुत ध्यान से इसको फॉलो करिएगा और हर एक चीज को विथ प्रूफ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप रीडिंग में अच्छे हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो इट मीन्स आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप रीडिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे करना है हर एक चीज इन डिटेल बताने वाला हूँ। रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, और ग्रामर जो जिससे सब स्टूडेंट को डर लगता है उसको कैसे हम स्ट्रेटेजी के अंदर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करके इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, हर एक चीज इन डेप्थ बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो देखिए, अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो कि सभी स्टूडेंट फॉलो करते भी होंगे और सभी टीचर जो आपको रिकमेंड करते हैं वो ये होता है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपको द हिंदू तो करना ही है। द हिंदू एडिटोरियल तो आपको करना ही है। द हिंदू एडिटोरियल आप कर सकते हैं, या द हिंदू एडिटोरियल नहीं भी कर रहे हैं आप तो द हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। अब इससे होगा क्या, आप सभी को पता है न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी आपके सामने निकल के आ जाती है। इवन मैं 20 भी वोकैबुलरी निकाल सकता हूँ, मैं 30 भी वोकैबुलरी निकाल सकता हूँ, मैं 50 वोकैबुलरीज भी एक एडिटोरियल में से या एक न्यूज़पेपर में से मैं आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या इतना सारा करना, हमारे पे इतना टाइम है हम इतना सारा कर पाए, और क्या इतनी सारी वोकैबुलरी हम रिटेन रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ना, मैक्सिमम इतना सारा आप रिटेन नहीं कर सकते। तो फिर क्या इसका अल्टरनेटिव रहेगा, कैसे आप अच्छे से इसको कर सकते हैं? तो समझिएगा, देखिए, न्यूज़पेपर को आपको डेली 1 से 1.5 घंटा ही देगा। अगर आप अच्छे रीडर हैं तो आप 1 घंटा दे सकते हैं, अगर आप बिगिनर है तो आप 1 से 1.5 घंटा द हिंदू एडिटोरियल करिए। अब आप जितना भी पढ़ पाए, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो या आप द हिंदू कहीं से भी पढ़ रहे हो, फ्रंट पेज पढ़ रहे हो, या जो भी आप फाइनेंशियल न्यूज पढ़ रहे हैं, बिजनेस न्यूज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक न्यूज पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जितनी भी वोकैबुलरी मिलती है, सपोज करिए आपको 10 वोकैबुलरी मिल रही है, 10 वोकैब्स मिल रही है, आपको 20 मिल रही है, तो आपको ये तो लिखनी ही लिखनी है। और एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, जितने आपके रीड करते समय जितनी वोकैबुलरी ऐसी आ रही है जो आपको नहीं आती, इट मीन्स आपको वो लिखनी है, याद करनी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा आप वोकैबुलरी का सोर्स क्या ले सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको पर्सनली ये बोलूंगा कि आप कोई बुक के ऊपर मत जाइए। अगर आप बुक के ऊपर जाएंगे तो एक तो पहली बात, बुक इतनी जल्दी कवर होगी नहीं। 45 टू 50 डेज में बुक आप कवर नहीं कर सकते, प्लस आपके रीजनिंग भी करनी है, क्वांट भी करना है। तो मैं बुक का आपको सजेशन नहीं दूंगा। आप क्या करिए, आप जितने भी मॉक दे रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा मॉक कैसे देने हैं। आप जितने भी सेक्शनल दे रहे हैं उसके अंदर जितनी भी वोकैबुलरी आई है, मान लो आप कोई आरसी सोल्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
अब आपने आरसी को सॉल्व कर लिया, आरसी के अंदर जितने सिनोनिम्स या एंटीनोम्स दे रखे हैं आप उनकी वोकैबुलरी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मॉक दे रहे हैं, मॉक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। सपोज करिए फिल इन द ब्लैंक्स में ए से लेके ई तक के ऑप्शंस होते हैं, ए से ई तक के ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस की वोकैबुलरी की मीनिंग नहीं आता। तो आपको जो जो आता है उसको आपको याद करने की वापस जरूरत नहीं, आपको जो आता है वो तो आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपको कहा ऑगमेंट, एक वोकैबुलरी मैंने लिखी ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ा देना किसी भी चीज को। तो अगर आपको इसके वोकैबुलरी का मीनिंग पता है तो आप उसको क्यों लिखेंगे, क्यों याद करेंगे? नहीं करेंगे ना, आपको आता है। अब ए से लेके ई के अंदर मान लेते हैं 2 से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी वोकैबुलरी आपने आज तक नहीं सुनी है, तो आप ये 2 से 3 वोकैबुलरी 10 to 20 जितनी भी वोकैबुलरी आपने द हिंदू में से नोट करी है, इसमें से आप अपनी जो वोकैबुलरी वाली कॉपी है उसमें ऐड ऑन करें। देखो होगा क्या, आप जैसे जैसे ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप वोकैबुलरी ऐड ऑन करते जाएंगे, इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका बेस बड़ा होता जाएगा। जितनी वोकैबुलरी का कलेक्शन आपका अच्छा होगा और उसको रिवाइज आप बार बार करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी की जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपका वोकैबुलरी का बेस बढ़ेगा। मेरा मानना ये है, आप जितना इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं, जितना इनपुट आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना इनपुट आप कलेक्ट कर लीजिए। और ऐसा नहीं आप फालतू का इनपुट कलेक्ट कर लीजिए, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बनना है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको द हिंदू से मिल जाएगा या इंग्लिश न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, और सिर्फ आप बैंकिंग या फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स आपको इससे मिलती जुलती ही वोकैबुलरी मिलेगी। और जो भी आप मॉक देते हैं वो भी सारे आपको पता है एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो मॉक के अंदर जो वोकैबुलरी होती है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आती है। तो आपको मैंने वोकैबुलरी के लिए बता दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। पहला मैंने आपको बता दिया कि आपको वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, या कोई भी हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं आप, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उस न्यूज़पेपर से उसको वोकैबुलरी को कर सकते हैं। दूसरा सोर्स क्या है वोकैबुलरी का? दूसरा सोर्स है आपका मॉक्स, मॉक्स कह लो या सेक्शनल टेस्ट कह लो, ये आपका हो जाएगा वोकैबुलरी के लिए, ये आपके सोर्स होते हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी वोकैबुलरी आती है सब एग्जाम ओरिएंटेड होती है। आप इसको रीड करके चलेंगे, आप अपना इनपुट स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इनपुट स्ट्रॉन्ग करने को इसलिए बोलता हूं मैं कि जितना आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप आउटपुट दे पाएंगे, कभी एग्जाम में अगर जरूरत पड़ी तो इनपुट पे काम करें। जितना आप इनपुट लेते जाएंगे आउटपुट अपने आप आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 7 into 8 आप मल्टीप्लीकेशन करिए तो 56 रहा होगा, 56 ही आप बोलेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ 12 into 9 करेंगे तो आप बड़ी जल्दी 108 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने कभी ना कभी ये टेबल्स याद करे होंगे, ऐसा तो है नहीं आप आपका जन्म हुआ और आपको टेबल आते रहे। तो ये टेबल आपने इतनी बार रिवाइज कर ली, इतनी बार आपने इसको यूज कर लिया कि विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी को इतनी बार रिवाइज कर लेना है, इतनी बार लिख लेना है, डेली लिखते चलना है। डेली द हिंदू वोकैबुलरी लिखेंगे, डेली मॉक्स और सेक्शनल के टेस्ट लिखेंगे, उसमें से वोकैबुलरी लिखेंगे, तो वोकैबुलरी बार बार स्ट्राइक होगी आगे। जितनी बार वोकैबुलरी स्ट्राइक होगी उतनी जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और वो आपको बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको हर एक वोकैबुलरी को ऐसे रिलेट करके लिखते जाना। तो ये हो गया आपके पास वोकैबुलरी के बारे में। अब सेकंड में बात कर रहा हूँ रीडिंग की। तो देखिए, रीडिंग के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ द हिंदू या न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। मैं कहूंगा आप सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ना पढ़ें, सिर्फ न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंड ना रहे। दूसरा ऑप्शन आप ले लें, अगर आप डेली एक मूक देते हैं या पूरा मूक नहीं दे पा रहे हैं और अगर आप इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप सेक्शनल तो देंगे, और सेक्शनल को देने में आपको सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आपको भी पता है हर एक सेक्शनल आपके पास 20 मिनट्स का होगा। तो आप क्या करिए, डेली जो मूक दे रहे हैं या डेली जो सेक्शनल दे रहे हैं इसके अंदर का आरसी जरूर अटेम्प्ट करिए। आरसी के अंदर भी आपकी रीडिंग स्किल जज होती है और रीडिंग स्किल आप सीखेंगे। इससे कैसे सीखेंगे? देखिए, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपने कोई एडिटोरियल को रीड करा, मान लेते हैं ये कोई एडिटोरियल है, अब आपने इसको रीड कर लिया, अब आपने अपनी सूझबूझ से इसकी कुछ मीनिंग निकाल लिया, इसका समरी बना लिया या इसका जिस्ट आपने पता लगा अपनी सूझबूझ से जितना आपको आता। लेकिन आरसी में कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसी के अंदर जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं, अब वो क्वेश्चंस को किस किस तरीके से घुमा सकता है ये आपको आरसी से सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा आरसी के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या उन क्वेश्चंस का आप आंसर दे पा रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है।
तो न्यूज पेपर से क्या होता है, हम जज नहीं कर पाते, हमें ये तो पता लग जाता है हाँ भाई रीडिंग कर ली, समझ में आ गया, लेकिन जज कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है बेकार है? आपको कैसे पता चलेगा आपने सही समझा गलत समझा? तो आरसी आपकी हेल्प करेगा। तो रीडिंग के साथ साथ, रीडिंग न्यूज़पेपर के साथ साथ आप डेली एक आरसी जरूर लगाएं। अगर आप सेक्शनल नहीं भी दे पा रहे हैं, मान लेते हैं आप कभी नहीं भी दे पा रहे हैं सेक्शनल, तो आप एक आरसी का 10 मिनट का आता है, बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके अंदर जाके आप 10 मिनट का इंडिविजुअल सिर्फ आरसी का मॉक लगा सकते हैं। तो 10 मिनट आपके पास सभी के पास होगी, तो आप एक आरसी जरूर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप सबको छोड़ देना, लेकिन इंग्लिश के अंदर आरसी को कभी मत छोड़ो। आरसी डेली रूटीन में रखिए। अगर आप आरसी डेली करते हैं तो आप आरसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको एग्जाम में आरसी टफ नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इतना बड़ा आरसी कौन करेगा। तो मैं ये मानता हूं अगर आप आरसी डेली कर रहे हैं तो आपके जो 8 से 10 नंबर है, कभी 8 नंबर का भी आ जाता है आरसी, कभी 10 नंबर का भी आ जाता है, तो आप आरसी के लिए कम से कम 8 नंबर का अगर आ रहा है तो आप इसमें से 6 मार्क्स तो जरूर लेकर आए, 6 मार्क्स नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 10 मार्क्स का कर रहे हैं आरसी, 10 मार्क्स का अगर आरसी आ रहा है तो मैं मानता हूँ मिनिमम आप 8 मार्क्स का आरसी जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके 6 से 8 नंबर तो पक्के है ना। तो आप इस तरीके से अगर डेली कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो मैं मानता हूँ आप एक अच्छी लाइन मेंटेन कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो आरसी आपका प्री में तो हेल्प करेगा, मेंस में भी। तो आजकल के जो आरसी में देख रहा हूँ मॉक्स के अंदर, सेक्शनल के अंदर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कई बार इवन मेंस लेवल के आरसी भी वो प्री में डाल रहे हैं। तो इससे आपका एक आरसी का ऑल ओवर कंसेप्ट बिल्ड होगा, ऑल ओवर आरसी को करने की हैबिट आपकी डेवलप होगी। तो आरसी मत छोड़िए, सिर्फ न्यूज़पेपर पे आप यहाँ पर डिपेंड मत रहिए, आप आरसी के अंदर भी जाइए, डेली आप मॉक लीजिए, डेली सेक्शन लीजिए, एक नहीं तो सिर्फ आरसी का इंडिविजुअल क्विज लगा लीजिए। तो आरसी आपको डेली करना है। तो अभी मैंने आपको वोकैबुलरी के बारे में बता दिया है, अभी मैंने आपको रीडिंग स्किल के बारे में बता दिया, रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी है। अब हम आ जाते हैं कि हम वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग स्किल हो गई, अब हम आ जाते हैं कि भाई हम अपना ग्रामर कैसे स्ट्रोंग करेंगे। तो देखिए ग्रामर की बात जहां पर आ जाती है, तो ग्रामर के लिए मैं आपको कहूंगा अगर आप पूरी ग्रामर अभी नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम कम है या आप ग्रामर कर चुके हैं, आप थोड़े आप प्रो हैं, आपने बिल्कुल बिगिनर्स नहीं है, और जो बिगिनर्स है सबके लिए एक ही बात मैं बोलूंगा, जो मैं ग्रामर में टॉपिक बता रहा हूँ अगर आपको वो नहीं आता तो आप ग्रामर में कुछ नहीं कर सकते मेंस में या फिर प्री में एग्जामिनेशन में आपसे कुछ नहीं होगा। देखो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कहाँ आई है और कैसी है। वर्ब आई है ये भी जरूरी है, लेकिन कहाँ आई है और कैसी है, प्लस आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना आना चाहिए, प्लस आपको सिंटेक्स आना। सिंटेक्स, अच्छा सिंटेक्स क्या है मैं बता देता हूँ। सिंटेक्स कुछ भी नहीं है, सिंटेक्स का मतलब ये है कि हम सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने का मतलब ये है कि भाई एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, आपको एक मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है। प्लस एडवर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब यूजुअली एडवाई वाले होते हैं, और एडवर्ब कहाँ आ सकता है, जैसे वर्ब के आसपास एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव के आसपास आ सकता है, खुद एडवर्ब अपने आसपास एडवर्ब ले सकता है। तो ये सब आपको पता है। प्रीपोजिशन का क्या रोल है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो आपको सिंटेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम आपको याद चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको फिक्स प्रीपोजिशन आना चाहिए। यूजुअली फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको आनी चाहिए। फिक्स प्रीपोजिशन बोले तो जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है ना, जैसे इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपको इन स्पाइट के बाद ऑफ हो गया, मतलब डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, ऐसे बहुत सारे। जैसे अगर मैंने बोला आपको अकस्टम अगर मैंने आपको बोला अकस्टम, तो अकस्टम के बाद आपको बताना चाहिए कि अकस्टम के बाद टू आएगा, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ऐसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा की टू, तो की टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए, सब फिक्स प्रीपोजिशन में आती है। पहला आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब सिंटेक्स के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है, एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। प्लस और मैं अगर इसमें कुछ पॉइंट ऐड ऑन करूंगा तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, आप तुक्के लगाएंगे तो गलत ही होता है यूजुअली। तो ये सारी चीजें मैं ग्रामर के लिए आपको कहना चाहता हूँ।
और अगर ये सारी चीजें आपको कवर करनी है तो हमारा बैच आ रहा है 27 दिसंबर से। आप खुद आके हमसे वॉलीबॉल लर्निंग सेंटर में जो कि पुणे में है, आप आके हमसे सीख सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। ये जो मैं टेबल आपके लिए बना के लेकर आया, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, अगर आपने स्ट्रेटेजी सीख ली तो इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखो क्या है, मैं समझाता हूँ। आप खुद बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? एक मिनट। आप खुद बताना आपके साथ भी ऐसा होता है? यस। देखिए, मान लेते हैं हमने मॉक दिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मॉक दिया। अभी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, है ना, पूरी इंग्लिश की बात होगी। तो हमने एक इंग्लिश का मॉक, तो इंग्लिश में आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चन ही आने, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 30 आएंगे। अब 30 में से आपको क्या करना है, मान लीजिए आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एसबीआई का मान लीजिए आपने सेकंड मॉक दिया, तो आप यहाँ पे सेकंड, समझ रहा, ये आपका माइंड में है। अगर आपने इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कम नहीं। और आपको एक रोड मैप मिले कि भाई हमें कहाँ वर्क करना है, कहाँ वर्क नहीं करना है। ऐसे क्या होता है, अगर हम रैंडमली कोई भी मॉक एनालाइज करते हैं तो हमें ये तो पता लग जाता है हम वीक कहाँ पर है, लेकिन हमें वीक पॉइंट्स कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्या चीज वो सही हो रही है नहीं हो रही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब आपको इस टेबल से पता चलता। आप इस टेबल से उसको पकड़ सकते हैं। देखिए कैसे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। मान लेते हैं आपने इंग्लिश के अंदर एक मॉक, ठीक है, आपने उसमें एग्जाम्पल के लिए आपने उसमें 28 क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूँ पहले। आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, है ना। अभी 25 करें तो आप खुद बताना, इसमें से 3 ही आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट और तीसरा स्किप। इसके अलावा और कोई कैटेगरी बनेगी नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप करेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इनकरेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कैटेगरी आप। अब इसका बेनिफिट क्या समझिए, मान लेते हैं आपने 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट करे, ठीक है, तो आपके करेक्ट कितने हुए होंगे? आपके 21 करेक्ट। अब आपने स्किप कितने करे होंगे? अगर आपने 25 अटेम्प्ट करे तो आपने 5 स्किप करे। अब बात को समझना जो मैं बताने, तो आपने एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग में एक मूव दिया या एक सेक्शनल दिया, आपकी मर्जी, आप पूरा मूव दे दें या सेक्शनल दे दें, एक मूव आप मॉर्निंग में दे दें। अब जब आप मॉर्निंग में मूव दे रहे हैं तो उसके अंदर आपने ऐसे जो जो आपके मार्क्स आए या जो जो अटेम्प्ट हुए आपने ऐसे लिख ली। अब इससे होगा क्या, समझो बात। देखो जो आपके 21 करेक्ट, ये जो 21 आपके करेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये जो 21 क्वेश्चन है इसमें जो भी आपने कंसेप्ट लगाया या जो भी आपने थ्योरी लगाई, चाहे आपने रीड करके करा या आपने ऑप्शन एलिमिनेशन करा, इसका मतलब क्या है, आपको 21 क्वेश्चन तो आते, मतलब 21 कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको आते। अब जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट के 25 अटेम्प्ट होंगे, किसी के 16 हो रहे हैं, किसी के 12 हो रहे हैं, तो मैं सबके लिए बताऊं। आप एक बार ऐसे लिख के करके देखिए। एक एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसके 17 अटेम्प्ट, 17 करेक्ट हुआ और इसने 4 रॉन्ग कर, या इसके रॉन्ग ज्यादा कर लेते हैं, एक बार आपको और अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से ये टेबल वर्क करेगा, आप खुद समझोगे। मान लेते हैं आपने यहाँ पे 6 रॉन्ग कर, तो 17 आपने करेक्ट करे, 6 रॉन्ग करे, मतलब आपने टोटल 23 अटेम्प्ट करे, ठीक है। टोटल आपके अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे? 23 आपके अटेम्प्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपने स्किप कितने करे होंगे? 7 स्किप करे। अब समझना, ये मान लेते हैं मॉक नंबर 3। अब देखो होगा क्या, बात को समझो। आपने जो करेक्ट करे 17, एक बार इसको छोड़ो, आपको पता है आपने ही करेक्ट करे, मतलब इतना आपको। अब आपको वर्क कहाँ पे करना, वर्क आपको यहाँ पर ही करना। यहाँ पर एक एक कॉलम और मैं आपको कहूंगा आप बना लीजिए, एक रो और बना लीजिए, आपको मैं कहूँ यहाँ पर आप मार्क्स का जरूर, मार्क्स जो बनाने मैं समझाता हूँ। देखो अगर आप 21 करेक्ट कर रहे हो, 4 इनकरेक्ट कर रहे हो, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? यहाँ 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपके यहाँ पे मार्क्स आएंगे 20। अगर आप 17 करेक्ट कर रहे हो, 6 रॉन्ग कर रहे हो, तो 6 मतलब सीधा 1 मार्क्स हटा लो आप। अगर मैं 6 को 0.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 25 150, 1.55। तो 1.5 मार्क्स अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे 15.50, ठीक है, ये मेरे पास। इससे आपको ये भी पता चलेगा आपके मार्क्स कब बढ़ रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, आपने जो 4 इनकरेक्ट करे, इसका मतलब क्या है,
ये जो 4 इनकरेक्ट करें तो ध्यान रखिएगा इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें लग रहा था, हमें लग रहा था तो हमने टिक कर। तो ध्यान रखना, अगर आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में इंग्लिश में स्कोर बढ़ाना है या इंग्लिश में अगर आपको 100% एक्यूरेसी लानी, तो ये जो लग रहा था वर्ड ये अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर। क्या आप ऐसे मान लो जब भी मुझे लगेगा ये मुझे लग रहा है तो वो गलत ही है, इज इक्वल टू रो या इनकरेक्ट। जब आपने डर बिठा लिया कि मुझे लग रहा है और अगर आप इसको रॉन्ग के इक्विवेलेंट कंसीडर करोगे तो आपके इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होना कम, आप इनकरेक्ट पे जाओगे ही नहीं। अगर आपको लग रहा है इसका मतलब क्या है, जब हमें लग रहा होता है कोई भी चीज जब हमें लग रही होती है इसका मतलब क्या है, हमें डाउट है, हमें डाउट है या हमें वो कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट हम नहीं जानते। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है जो हम लग रहा पे क्लिक करें, या तो उसके अंदर वोकैबुलरी हो सकती है, कोई ऐसी वोकैबुलरी जिसका मीनिंग आपको नहीं पता लेकिन आपको वो रीड करने में सही लग रहा है तो आप वो वोकैबुलरी लगा सकते। एक तो ये रीजन आपके पास। दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपके पास, दूसरा रीजन ये हो सकता है कोई ग्रामर का ऐसा कंसेप्ट है जो आपने रीड तो करा है लेकिन आपको डाउट है, आप उसमें 100% श्योर नहीं, या कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं ग्रामर का। अब इससे क्या होगा, आपको एक रोड मैप मिल गया कि यार 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कॉन्सेप्ट हमें आते ही नहीं, है ना। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा 2 कंसेप्ट आपको नए सीखने हैं जो आपको नहीं। तो अब आप 2 कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे और 2 कंसेप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ से आपको पता लगेगा मॉक बाय मॉक, जितने मॉक आप देते जाएंगे आपको कंसेप्ट का पता लगता है, यार इतने कंसेप्ट है हमें आता नहीं है, ये तो हमें करना पड़ेगा। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आपके पास ये टेबल नहीं हो या आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना करना है, कितना पेंडिंग है या कितना आता है। ना तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ना आपको ये पता लगेगा कितना नहीं आता है। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, 21 क्वेश्चन तो आते हैं, 4 में से 2 मैंने वोकैबुलरी वाले करे थे तो वोकैबुलरी में याद कर लेता हूँ और 2 मेरे कंसेप्ट की वजह से वीक हुए। सॉरी, तो ये आप समझ के करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा यार इतनी चीजें हमें नहीं आती। बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो 2 कंसेप्ट या 3 हो या 4 हो या 6 हो, जैसे अब यहाँ पे 6 गलत हो तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट होंगे, तो इससे पर्टिकुलरली वो कंसेप्ट को टारगेट कर पाएंगे और वो टारगेट करे हुए कंसेप्ट को आप बाद में कॉपी में नोट डाउन करके समझ पाएंगे। तो अब कभी भी ये जो 2 कंसेप्ट आपने गलत हुए या आपने मिस कंसेप्ट कर दिया, ये आपके आगे कभी भी किसी मौके में गलत। एक बेनिफिट आपको इस टेबल का, ये क्लियर है क्या सभी को, ये हो गया आपके पास प्लस पॉइंट, ठीक है इस टेबल का। अब चलते हैं एक और, क्या इसका प्लस पॉइंट है, एक और प्लस पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ उसका। देखो एक और प्लस पॉइंट ये है, 21 आपके करेक्ट हुए थे, 4 आपने करेक्ट करे थे, स्किप आपने 5 करे। अब ये जो 5 स्किप करे हैं, मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी तो आपके हाथ से गए। अब ये जो स्किप करे होंगे तो डेफिनेटली 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें 2 में आपको डाउट होगा कि यार ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन आपने नहीं लगाया। 2 में ऐसा डाउट रहा होगा, 2 से 3 में यार ये हमें लग रहा है लेकिन आपने डाउट के कारण नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या है, 2 से 3 आपको आते थे, बस आपको इसको कंफर्म करना है, आपको इसको पक्का करना। तो पक्का करने के लिए क्या होगा, 2 से 3 क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट है आप उसको रिवाइज करें। तो ये जो 5 जो आपने स्किप करे हैं, इस 5 में से अगर आप 2 से 3 भी कन्वर्ट कर दे, जहां आपका स्कोर पहले 20 आ रहा था, अगर आपने इस 5 स्किप में से 2 से 3 को कन्वर्ट कर दिया कंसेप्ट सीख के रिवाइज करके, तो जहां आपका स्कोर 20 आ रहा था अब आपका स्कोर 22 या 23 पे लाएगा, 22 या 23 पे आके लाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अगर ये आपने लिख रखा होगा तभी आप समझ पाएंगे 4 क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हुए ये मुझे सुधारने हैं, 5 क्वेश्चन जो स्किप हुए इसमें ऐसा क्या है जो मैं सीख के जब मैं शाम को या इवनिंग में या दिन में जब नेक्स्ट मूव दूंगा, अगर इसमें से कुछ कंसेप्ट निकल के आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आप डेली 2 मूव दे रहे हैं, 2 सेक्शनल दे रहे हैं, 2 मूव या 2 सेक्शनल कुछ भी आप पकड़ सकते हैं, 4 नहीं कह रहा हूं, 2 मूव दीजिए, आप पूरे मूव दीजिए या 2 सेक्शनल दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको इंग्लिश के मुंह पे। तो अगर आप एक दिन में दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन में दे रहे हैं, ठीक है, एक मॉर्निंग में दे रहे हैं, एक दिन में दे रहे हैं या एक इवनिंग में दे रहे हैं, आपको डेली 2 मॉक तो मिनिमम करिए। तो मेरी बात मान के चलो, आपने दिन में कितने देंगे, आप एक दिन में डे 1 में
डे 1 में आप 2 मॉक्स देंगे, तो मॉक नंबर 1 मान लो, मॉक नंबर 2। अब आपने जो मॉर्निंग में मॉक दिया है, अगर उसके अंदर आपने 6 इनकरेक्ट करे तो ये 6 के आप 6 रूल या 6 कंसेप्ट सीखे। अगर 6 में से 4 कंसेप्ट अगर आप सीखे, वो ध्यान से देखो, समझ पा रहे हो मेरी थिंकिंग? वापस से क्लियर करो, मेरी थिंकिंग समझना। मान लो आपके 6 इनकरेक्ट है, तो 6 इनकरेक्ट में से आपने 4 कॉन्सेप्ट्स नए सीखे होंगे और 2 वोकैबुलरी नहीं सीखी होंगी। हो सकता है वोकैबुलरी की वजह से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस गलत होंगे। तो ऐसे करते करते आप खुद सोचो, जब तक आपका एग्जाम है, तो अगर आप दिन के 2 दे रहे, तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास 45 डेज है। मैं 45 डेज भी पूरे नहीं पकड़, मैं 60 डेज पकड़ लिया। मान लेते हैं आपने कभी एक दिया, कभी आपने दिया ही नहीं। वैसे तो पूरे एक दिन में आप कम से कम एक मॉक तो 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप 60 मॉक दे चुके हो। जब आप 60 मॉक दे चुके होगे, अगर किसी में आपके 6 गलत हो रहे हैं, किसी में 4 हो रहे हैं, किसी में 3 हो रहे हैं, किसी में 2 हो रहे हैं, तो मैं ऑन और एवरेज भी निकाल लूं, इनका सबका एवरेज अगर मैं पकड़ लूं, अगर मैं 4 भी मान लूं, 4 क्वेश्चन आप गलत, ऑन एंड एवरेज 4 ले रहा हूं, तो आप 240 कंसेप्ट ऐसे हैं, या तो आप रिवाइज कर रहे होंगे उसको, या ऐसे रूल्स या ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आप नहीं सीखे। तो ये 240 में से अगर आपके एग्जाम में जो आप सही करते हो, तो आप एग्जाम में भी सही करोगे। अगर इस 240 में से अगर आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन भी लग गए, तो आपके 3 से 4 जो मार्क्स हैं, वो आपको स्केलिंग दिख जाए। स्केलिंग का मतलब वो आपके मार्क्स आपको कट ऑफ से आगे लेके जाए। ये आपका डिसाइड करेंगे कि आपका प्री कंफर्म निकलेगा और आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे माइंडसेट वर्क करता है। अगर आप प्री में कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इस टेबल को आप डाउनलोड कर लो, टेबल में दे दूंगा आपको। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आइए, ये टेबल में आपको वहां पर एक इसमें वो भी ऐड कर दूंगा मैं, मार्क्स का, और एक अटेम्प्ट का एक और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जिससे आपको मार्क्स और अटेम्प्ट भी अपने पता पड़े। अच्छा, ये तो बात हो गई सिर्फ इनकरेक्ट से आप इतना सीखेंगे। अब स्किप वाले भी तो है। मान लो अभी कभी आप 6 स्किप कर रहे हैं, कभी 8 कर रहे हैं, कभी 2 स्किप कर रहे हैं, कभी 1 स्किप कर रहे हैं, कभी आप 5 स्किप कर रहे हैं, कितने भी स्किप कर रहे हैं, तो स्किप में से भी आप कुछ सीखेंगे। कुछ नया है जब भी आपने स्किप करा, जो आपको नहीं आता तभी तो आप स्किप कर रहे हैं। या तो आप डाउटफुल है, या तो कुछ कंसेप्ट नहीं आ गया थे। तो स्किप से भी ऑन एन एवरेज अगर मैं 3 से 4 लगा लूं, तो यहाँ से भी आप 240 कंसेप्ट या 240 नई नई चीजें आप सीख रहे हैं, या 240 में से आप कह सकते हैं कि 150 आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी, कुछ वोकैबुलरी आपने छोड़ी होगी। तो ऐसे करके अगर आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके पास ये टेबल का पूरा आपके पास रिपोर्ट है। आपको पता है क्या मैंने गलत करा है, क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने स्किप करा है, क्या मैंने गलत से सीखा है, क्या मैंने स्किप करके सीखा है। तो ये सब अगर आप करके जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा, और आपके प्री में जो मार्क्स होंगे इंग्लिश को लेके, वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप प्री में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो आप मेंस में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और मेंस की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। डे 1 से, जैसे ही प्री खत्म हुआ, तो आप डे 1 से मेंस में अच्छे से डेडिकेशन के साथ लिख पाएंगे। और यही टेबल आप मेंस में भी फॉलो कर सकते हैं, सेम ये प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को फॉलो करिए। एक बार ये करके देखिए, ये आपके सामने एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। आगे और भी स्ट्रेटेजी में लेके आता रहूंगा, और अगर आप चाहते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे और अच्छे से आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे आके ऑफलाइन बैच में एनरोल कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए डेडिकेटेड बैच रहेगा ये 27 नवंबर से। अभी जो 27 नवंबर आ रहा है, 11 बजे का टाइम है। ओलिव और लर्निंग सेंटर पुणे के अंदर है, ये इसका एड्रेस है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, कैसे आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कितने मॉक्स हैं, ये सब आके आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। इस बैच के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, क्वांट आपको लोकेश सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, जैन सर है आपके लिए रीजनिंग के लिए, तो सारे जीए के लिए हमारे पास आरबीआई ग्रेड भी जो क्वालिफाई कर चुके हैं सर, वो आपको आरबीआई ग्रेड भी के सर आपको जीए पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, बैंकिंग अच्छे से बताएंगे, इन डेप्थ बताएंगे। तो पूरी हमारी जो टीम है वो एक्सपर्ट है अपने अपनी फील्ड में, और आपको आगे ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें आपको बताया जाएगा प्री और मेंस में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, आपको किस तरीके से आपको टैकल करना है। अगर आप नए हैं, तो आप इस
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज फॉलो करिए। ये टेबल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप आइए। मैं टेबल आपको पूरी बना के पीडीएफ फॉर्म में देता हूँ। इस टेबल का आप प्रिंट आउट ले लीजिए और इस टेबल को आप फॉलो करिए। टेबल आपकी रिपोर्ट है। अगर इस टेबल को जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यूजुअली इस तरीके से स्टूडेंट नहीं करते हैं फॉलो, और उनको पता ही नहीं होता कितना पढ़ना है, कितना हमने पढ़ लिया, कितना स्कोर आ रहा है, कैसे हम कॉन्फिडेंट बिल्ड करेंगे। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स एंड ग्रामर टेक्निक्स प्लस कॉन्फिडेंट। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आप ये टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को एक दो बार घुमा फिरा के देखिए, अच्छे से समझिए। कुछ चीज अगर आपको नहीं पूछनी है, कुछ चीज न्यू पूछनी है, कुछ चीज डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद आके आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप इस फोन पे कॉल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अगर आपको पूछना हो तो वॉलीबॉल लर्निंग सेंटर, जो कि पुणे में सबसे पहला सेंटर खुला है ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, जो आके हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 1-to-1 मेंटोर आपको किया जाएगा, प्लस आपको अगर इंटरव्यू की गाइडेंस चाहिए तो इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।